नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी बिगुल बज गया है और चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए इलेक्शन शेड्यूल की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में तो हरियाणा में एक फेज में वोटिंग होगी। दोनों राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा, जबकि 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली असेंबली चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद राजनीतिक स्थितियां बदली हुई हैं और आर्टिकल 370 हटने और राज्य के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। इसके अलावा अब यहां पर कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। पहले यहां पर 87 हुआ करती थी, जिसमें 4 सीटें लद्दाख की थी। ऐसे में पुनर्गठन के बाद लद्दाख जब अलग केंद्र शासित प्रदेश बना तो जम्मू कश्मीर में 83 सीटें ही बची थी। फिर चुनाव आयोग ने परिसीमन के बाद 7 सीटों का इजाफा कर दिया और अब कुल 70 सीटें हैं। इसमें कश्मीर क्षेत्र में 47 जबकि जम्मू में अब 43 सीटें हैं। इसके पहले कश्मीर में 46 सीटें हुआ करती थी। बता दें आपको कि जबकि जम्मू में 37 सीटें हुआ करती थी। वहीं हरियाणा में भी 90 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का सामना कांग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी से होगा। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और विधानसभा चुनाव में दोनों अलग अलग राहें अलग अलग हैं दोनों की। और खास बात यह है कि चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अंदरूनी कलह से गुजर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद बीजेपी ने लगातार दूसरी बार मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th. would be the date of notification for the first phase, nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September, and phase 3, nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October and everything would be over, bind up on 6th of October. The schedule of Haryana. Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the 3rd phase of J&K. Nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. And through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद वहां के सियासी दलों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत जरूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को। ये नहीं कि एक को ज्यादा दे देंगे। और खासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे, इन अफसरों को किस बिना पे चेंज किया गया है। ये जम्मू कश्मीर के लिए पहला असेंबली इलेक्शन है 370 के बाद, तो हम सब के लिए ये एक अजीब सा इलेक्शन होगा। एक यूटी में हमारा पहला इलेक्शन है। सेंट्रल रूल में चलिए हमने इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन यूटी में हमारा पहला इलेक्शन होगा। और जैसे मैंने कहा, इतना शॉर्ट टाइम फ्रेम में
हमें इलेक्शन की आदत नहीं है, हमें अचानक इसकी आदत जो है एक आदत डालनी होगी। डालेंगे ना, लड़ेंगे, और लोगों पे हमारा पूरा भरोसा है कि लोग बाहर आएंगे और अपने वोट का इस बार सही इस्तेमाल करेंगे। अपना नुमाइंदा चुनने का अवसर मिला है, ताकि ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली से इसको बिठाया, उससे बिठाया। जो भी बिठाया बैठेगा तो वो लोगों की मर्जी से बैठे। अब ये लोगों पर है कि वो किस तरह के नुमाइंदे चुने, काम करने वाले नुमाइंदे चुने, या जिनको काम में कोई रुचि नहीं है या पब्लिक में रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, उनको चुने। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी किसी न दिल्ली पर होगी, न किसी लीडर पर होगी, न किसी पार्टी पर होगी, वो लोगों पर होगी। तो जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात हैं और धारा 370 हटने के बाद, क्योंकि पहली बार चुनाव हो रहे हैं, तो इसका फायदा किसे मिलेगा, राजनीतिक पार्टियां कितनी तैयार है, इस विषय पर तफसील से हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हरियाणा का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि हरियाणा में एक बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर राहें इस बार काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रही है। तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ मोहम्मद अनायत जी जुड़ गए हैं, नेता है PDP के। आपका बहुत स्वागत है सर। और विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। विजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अश्विनी जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि धारा 370 निष्क्रिय करने के बाद उसके बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। परिसीमन भी हुआ, परिसीमन में भी देखा गया कि जम्मू में सीटें बढ़ा दी गई, जबकि कश्मीर की जो सीटें हैं उसमें जो बदलाव है वो ज्यादा देखने के लिए नहीं मिला। अब सवाल इस बात को लेकर है कि तैयार कितने हैं आप जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर, हरियाणा में चुनाव को लेकर? जी, जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लेकर तैयार है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले चुनाव हुआ, बड़े शांतिपूर्वक चुनाव हुआ और वहां के लोगों में चुनाव के प्रति उत्साह देखने को मिला। और अब अभी जैसे आजाद साहब कह रहे थे कि अब कोई कम से कम ये तो आरोप नहीं लगाएगा कि बाहर का आ गया, क्या हो गया, कम चुनाव हो रहा है और वहां की जनता अपने नेता को चुनने का काम करेगी। क्योंकि 370 हटने के पहले बहुत सी विसंगतियां थी, जिसको 370 के बाद दूर किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 370 के बाद वहां मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है और 15 अगस्त का भी जुलूस निकलता है। वहां पर ईद भी बढ़िया से मनाई जाती है और दिवाली और होली भी बढ़िया से मनाई जाने लगी है। एक सौहार्द का वातावरण पैदा हुआ है। वहां पर एक दूसरे के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है जो वहां के लोग हैं। नहीं तो अभी तक तो पिछली सरकारों के द्वारा पल्लवित पोषित लोग जो कि पाकिस्तान परस्त थे और वहां के नुमाइंदों को शरण देते थे और भारत सरकार उनको खर्चा पानी दिया करती थी, उनसे वो त्रस्त थे, वहां की आवाम त्रस्त थी। अब उससे निजात मिला है उन लोगों को, चुनाव के उसमें रहें और देखिए परिसीमन के बाद शानदार तरीके से चुनाव और चुनाव के नतीजे निकले और वहां पर आपको दिखाई देंगे। लेकिन अभी तक भी वहां दो परिवारों का जो एक छत्र राज्य हुआ करता था, उसमें अभी भी एक परिवार माननीय फारूक जी डराने का काम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान एटम बम फेंक देगा, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। इस मानसिकता को जनता हटा चुकी है, क्योंकि वहां की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम 370 हटाने के बाद हमने किया है। वहां के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन अभी एक हो चुके हैं और अगला इलेक्शन की तारीख आज घोषित हो चुकी है। सभी पार्टियां लगभग तैयार हैं, मन से वहां की जनता तैयार है। मोहम्मद अनायत जी, देखिए आपने सुना अश्विनी जी को, ये कह रहे हैं कि धारा 370 को निष्क्रिय करने के बाद बहुत बदलाव हुए जम्मू कश्मीर में और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि वहां की जनता, वहां की आवाम उसका फायदा ले रही है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी है। पलायन जो हिंदुओं का हो रहा था उसको वापस अब बसाने के लिए भी कोशिशें यहाँ पर लगातार की गई। कह रहे जितनी भी कोशिशें वहां पर सरकार की तरफ से की गई, क्या उसका फायदा वहां की आवाम को मिल रहा है और जनता उसे एक्सेप्ट करते हुए हमें चुनावों में जीत दिलाएगी? न्या जी, ये इनका बिल्कुल वैसा ही नारा था जो इनका पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में था कि आपकी बार 400 पार। तो जो उनकी वहां पे हालत हुई है उससे बुरी हालत उनकी होने वाली है असेंबली इलेक्शंस। और ये सोचना कि हमें उन चीजों का फायदा मिलेगा कि जो उन्होंने फायदे
जो उन्होंने अच्छी नीतियां बनाई हैं रियासती अवाम के लिए, तो उन्होंने रियासती अवाम, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कितनी अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं, कितनी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का एप्लीकेशन किया है, आईनी हैसियतों का जो संविधान है उसको कैसे अप्लाई किया स्टेट और जम्मू कश्मीर के लिए, उनको तो उसका जवाब पार्लियामेंट इलेक्शन में मिल ही गया। उनको तो कोई कैंडिडेट भी नहीं है। पिछली बार भी मैंने बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ, कोई कैंडिडेट तो मिला नहीं। और जो उनकी प्रॉक्सी कैंडिडेट्स थे यहाँ पे, तो उनको 5% से भी कम वोट मिले। तो किस खुशहाली की बात कर रहे हैं, किन अच्छे कामों की बात कर रहे हैं, किस नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं? शायद आपके ही चैनल पे मैंने पीछे बोला था कि बेरोजगारी में रियासत जम्मू कश्मीर में मुल्क में सबसे ऊपर है। और आप ही के चैनल पे शायद मैंने ये भी बोला कि अभी मरकज का हमारी रियासत के ऊपर कितना कर्जा है। और ये जो बोल रहे थे अभी के फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ बात करो, तो पाकिस्तान के साथ बात करो, वो तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। मैं यहाँ पे उनके यहाँ पे कोई ब्रीफ नहीं होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि पिछले आपने देखा होगा कि सैटरडे को या फ्राइडे को 24 आवर्स में 4 एनकाउंटर हो गए, और उससे पहले पिछले 3 महीनों में डोडा, पुंछ, कठुआ, क्या सब हो रहा है वहां पे। तो इनका मतलब मैंने हमेशा बोला और आज भी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो एक मैनिफेस्टेशन है, ये एक नतीजा है किसी और चीज का, रूट कॉज का। जब तक हम उस रूट कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे, ये वायलेंस होती रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। अब इसी चीज को अगर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किसी और तरीके से बोला कि आप पाकिस्तान से बात करो, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ ये जो हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं उनको पूरे आदर के साथ मैं कहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जो जाते हैं वो रशिया जाते हैं और वहां जाते हैं जो उनके साथ बात करने के जो युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारे बगल में नाक के नीचे क्या हो रहा है उसके बारे में उनको कोई अहमियत नहीं है। हमारी पीछे भी मैंने बोला था, शायद आप ही के चैनल पे बोला था कि यहाँ पे जितने भी ये वायलेंस हो रही है हमारे स्टेट में, इसकी जिम्मेदार यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसकी फॉरेन पॉलिसी है, उसकी जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब आप देख सकते हो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर का नतीजा, जहां तक वहां पे पूरी जो वहां पे इलेक्टेड सरकार थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार, अ फ्रेंडली गवर्नमेंट इन आवर नेबरिंग कंट्री, जिसके साथ हमारा पूरा फ्रेंडली टाइज है, कब तक उनको वहां से निकाल दिया गया, तो उनको तो बनक तक नहीं है। और उसके बाद वो कैबिनेट मीटिंग बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग अपने जो हालात है बांग्लादेश में उसके ऊपर पूरी नजर बनाए रखे हुए हैं। पेशेंट मर गया और आप उसके जो डेड बॉडी है उसके ऊपर आप नजर रखे हुए हो। यही आपने भलाई के काम कर दिए। जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं विजय जी का रुख करती हूँ जल्दी से। जी हमारे मित्र जो बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या 370 हटने के बाद सड़कों का हाल, पहले वहां पर 6 किलोमीटर सड़कें बहुत मुश्किल से बन पाती थी, आज 21 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। क्या इसको भी झुठला सकते हैं? ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स लगभग 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां कर चुके हैं, क्या इसको भी झुठलाएंगे? हाँ जी, आप मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए, मैं इनकी बात का रिवर्ट करता हूँ। सुन लीजिए, पहले मैं फीड करने में इनके पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, आप हमारी बात अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, सारे ये काम करती है, उसमें दफा मेरा काम है और मैं कहना चाहता हूँ 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 2 IIM, ये सब वहाँ बना है कि नहीं बना है? वहाँ पर OIC बने हैं, वो कोई सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बने हैं, पूरे देश में बने हैं। 5.5 और ये फुल फ्लेज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसकी फुल फ्लेज मिनिस्ट्री है, सड़कें बनी है ना। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया कि नहीं बनाया गया? 7 लाख आदर के साथ में बोल रहा हूँ, से जोड़ा गया, आदर के साथ बोल रहा हूँ। हमारे संविधान में 3 लिस्ट होते हैं। सुन लीजिए, जिस जवाब सुन लीजिए प्रभु, जवाब नहीं सुनेंगे तो आप बोलेंगे तो जनता नहीं सुन पाएगी, हमको आपको लड़ते सुनकर। आप गलत बोल रहे हैं, प्लीज ऐसे नहीं। अनायत जी, मैं आती हूँ ना, मैं रुक करूंगी आपका, पहले अश्विनी जी अपनी पूरी बात कर लेंगे, फिर मैं आती हूँ। को नौकरी दी गई, वहाँ पर 7.5 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के द्वारा जोड़ा गया, हम महिलाओं को वहाँ पर आगे लाए हैं। वहाँ पर हमने जो एम्स का, आपने माना ना कि पूरे देश में बन रहा है, तो पहले वहाँ नहीं था, 370 के बाद वहाँ बन रहा है। कौन बोल रहा है? नहीं था, नहीं था, एम्स था वहाँ, ये नहीं था। जो है 6 किलोमीटर मैं कह रहा हूँ, 6 किलोमीटर सड़कें नहीं बनती थी, आज 21 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। अंदर की सड़कों को हमने जोड़ दिया है। मुख्य 14 घंटे 15 घंटे लगते थे जम्मू से कश्मीर जाने में, आजकल टनल और उसका काम देख के ठीक है। चलिए मैं विजय जी का रुख करती हूँ, मैं आती हूँ, फिर उस पर आती हूँ, मैं आती हूँ उस पर। विजय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए जो परिसीमन हुआ
क्या लगता है कि उसका भी फायदा कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां उठाएगी? देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि सच झूठ क्या है ये अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों से जनता को पता चलने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन और सरकार के खिलाफ जो जनता के बीच में आक्रोश है, उसके चलते आम जनता बीजेपी के खिलाफ मतदान करेगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये, हमें खुशी है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार समय समय पर ये दावा करती रही जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, सब सही है, और हम बार बार ये मांग करते रहे अगर सब कुछ सही है तो चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। अब चुनाव हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर देश के लोकतंत्र के लिए ये एक अच्छी बात है, और इसमें आम जनता भाजपा को आईना दिखाने का काम करेगी। खास तौर पर जम्मू कश्मीर के जो लोगों का आरोप है कि वहाँ पर गोल्ड और लिथियम की खाने मोदी जी ने अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले कर दी हैं, तो इन सब बातों का क्या रिजल्ट आता है। और हरियाणा, जिसको कि कई बार जलाया गया मोदी राज में, आज यहाँ भी परिवर्तन की एक आवाज आम जनता के दिल दिमाग में है, और कांग्रेस के नेतृत्व में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ लगातार हर क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं और अपार जनसमूह उमड़ रहा है। गुटबाजी का क्या बता रहे? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस में तो गुटबाजी अपनी चरम पर है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हुड्डा की कोई मान नहीं रहा है। अगर देखिए नेहा जी, अगर आप गुटबाजी की बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ गुटबाजी कहाँ नहीं है। बीजेपी में एक सांसद द्वारा इन्हीं की पार्टी के एक विधायक को जूते से पीटने का मामला देश के सामने आया। एक नहीं अनेकों मामले हैं जहां आपस में इनकी जूतम पैजार है। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए किस तरह की भूमिका, षड्यंत्र भाजपा के अंदर रची गई, ये पूरा देश देख रहा है। तो सबसे ज्यादा जूतम पैजार तो आज भाजपा में है कि इनको मनोहर लाल खट्टर को हटाना पड़ा जूतम पैजार के चलते। भाजपा में कई धड़े बने पड़े हैं हर जगह, और अब नायाब सैनी का भी हरियाणा में विरोध हो रहा है। ठीक है अश्विनी जी, हरियाणा में क्यों आपको लेके आएंगे सत्ता में सर तीसरी बार? जब यही हालात जनता ने देखने हैं, काम नहीं होना है, तो फिर क्यों लेके आना है तीसरी बार सत्ता में? क्यों लेके आए जनता आपको? नेहा जी, चुनाव जनता का होता है, जनता मालिक होती है। इसमें हमको जनता का आशीर्वाद मांगना है, और जनता देख रही है कि क्या किया है हुड्डा सरकार ने, क्या इस समय सैनी साहब कर रहे हैं, और इन लोगों ने जो है कितने तरीके की विरोधाभासी बयान वहां दिए, किसानों के लिए खटाखट योजना क्या किया, क्या झूठ बोला, ये सब देख रहे हैं वो लोग। तो हमको अपने 10 साल का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाना है। अंततः फिर 4 तारीख को जो या 5 तारीख को जो रिजल्ट आने हैं वो आएंगे, वो उसकी बात छोड़ दीजिए, वो जनता के ऊपर है। अगर हमने जो किया है आज, सैनी जी की जो योजनाएं हैं वो जनता के बीच में है। हमारे मुख्यमंत्री लोक कल्याण की नीतियां लेकर चलते हैं। गुटबाजी की बात इन्होंने गिना दिया, अरे खुल्लम खुल्ला शैलजा जी और हुड्डा साहब में जूतम पैजार की नौबत आ गई है। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? अभी तो इन लोगों को भी तय करना है। तो विजय कौशिक जी का दोष नहीं है, हमने 10 साल में जो काम किया है हम उन कामों को लेकर जनता के पास जाएंगे। जनता मालिक है, फैसला उनके हाथ में होता है। ठीक है, और यही काम हम वहां भी करेंगे, जो आज कम से कम चुनाव पर तो गया। कश्मीर, जम्मू कश्मीर चुनाव तक तो आया। अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि चुनाव ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं करा रहे हैं। नहीं, वो तो कोर्ट ने भी कहा ना कि चुनाव होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अनायत जी, सवाल इस बात को लेकर भी है ना सर कि अब जो ये परिसीमन हुआ उससे क्या लगता है कि आप लोगों की पार्टियों को नुकसान होगा? चाहे पीडीपी की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो वहाँ जो जम्मू कश्मीर है कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है आप लोगों को परिसीमन के बाद। और क्यों होगा नुकसान? किस चीज का है? क्यों होगा नुकसान? हमको नहीं होगा किस चीज से? ये बीजेपी जो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं उससे आप समझ रहे हैं नुकसान होंगे? ये तो केवल टीवी चैनल्स पे बोलने की बातें हैं। ग्राउंड पे आके देखिए कि हो क्या रहा है। ये जो बोल रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं रोड बन रहे हैं, आप इनको बताइए कि ये जो पार्टी ये बोले कि अगर 370 होता तो रोड नहीं बनता, जो 370 था तो रोड नहीं बनते थे। अब इसके अलावा आप ये बोल क्या सकते हैं?
झूठ के अलावा, झूठ के पुलंदू के अलावा तो उनके पास कुछ है नहीं। और ये उनका झूठ तो केवल टीवी चैनल्स के जो स्टूडियोज हैं या उनके जो लाइब्रेरीज हैं, घर के एयर कंडीशन रूम है, उन्हीं तक महदूद है। उससे उनके आगे ये झूठ बढ़ने वाले हैं नहीं। और उनके झूठ कैसे हैं? जो 400 पार का नारा लगाया था उन्होंने अभी हमारे अपने राज्यसभा के इलेक्शंस में, तो उनको तो जवाब मिल गया। ये झूठ बोलने का क्या नतीजा मिलता है, क्या रिजल्ट्स आते हैं, वो उनको मिल गया। और यही रिजल्ट्स उनको हरियाणा में भी मिलेंगे और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में भी मिलेंगे। नेहा जी। जी अश्विनी जी, देखिए अभी हमारे भाई आप लोग तो ये कहते रहे कि देखिए लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने झूठ बोला, मैसेज गलत देने की कोशिश की, जनता तक पहुंचाने की कोशिश की कि संविधान बदल दिया जाएगा, इतने झूठी हैं विपक्षी पार्टियां। ये तो कह रहे हैं झूठी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, और जितना झूठ उन्होंने बोला है शायद आज तक किसी ने नहीं बोला, और वो झूठ का जवाब भी जनता देगी। यहाँ की मुझे सिर्फ इतना दो बातों का जवाब अभी आ रहे जी, मैं आती हूँ 10 सेकंड दे दीजिए। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बोला कि अगर आप हमें 400 सीटें नहीं दिलवा देंगे तो कांग्रेस वाले खुदा न खास्ता राम मंदिर पे बाबरी ताला लगा देंगे? क्या उन्होंने ये नहीं बोला कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो जो आपके घरों से सोना चांदी सब लेके कांग्रेस लेके लूट के मुसलमानों को दे देगी? क्या ऐसा नहीं बोला गया? क्या बीजेपी के विधायक ने दिल्ली में ये नहीं बोला कि आप अपने घर में हथियार रखो, ये सारे खुदा न खास्ता आपके औरतों के साथ बेहयाई या ऐसा कुछ काम करेंगे? क्या उन्होंने नहीं बोला? तो ये झूठ नहीं है तो और क्या है जी? ये नफरत फैलाने की राजनीति नहीं है तो और क्या? ठीक है, अब सुन लेते हैं। अब सुन लीजिए। देखिए मैं कहता हूं, बड़े फक्र और गर्व से कहता हूं और चैलेंज करके कहता हूं, किसी के बाप की औकात नहीं है कि बाबरी ताला राम मंदिर में लगवा दे। पहली चीज। दूसरी बात, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन बोला जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला ये बात कि नहीं, क्यों लगेगा? पहले तो ये बात बताइए। और जिस राम जी के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर आपने इलेक्शन लड़ा और 400 पार करने का नारा लगा दिया, उस फैजाबाद के लोगों ने आपको जवाब दे दिया कि वो आपकी बीजेपी की जो झूठी नीतियां हैं, झूठी पॉलिसी है और झूठ पे झूठ बोलने वाला उनका जो रवैया है, अब सुनते हैं ना, जवाब दे दिया ना, अब सुनते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये बीच में बोलने की इसलिए ना कि बोलने नहीं देंगे। देखिए मैं इनका झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। दो बातें अभी आपके चैनल पर इन्होंने कहा, मैंने कहा कि सड़कें बन रही हैं, इन्होंने कहा 370 नहीं हटता तो सड़कें नहीं बनती। क्या एकदम बनती। मैंने उदाहरण देकर कहा कि 6 किलोमीटर नहीं बन पा रही थी और 370 हटने के बाद आज 21 किलोमीटर रोज बन रही है। ये मैंने कहा एक झूठ पकड़ा गया। दूसरी बात, इन्होंने एम्स और उसके IIM के लिए कहा कि पूरे देश में बन रहा है तो यहाँ भी बन रहा है, तो इसके पहले क्यों नहीं बना 14 के पहले भाई? तो यानी कि इन्होंने दो बातें मानी। अब तीसरी बातों पर मैं आता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि स्वरोजगार योजना, स्वनिधि रोजगार योजना के तहत 7.5 लोगों को रोजगार मिला है। मैं कहता हूं कि स्वयं सहायता समूह बनाकर वहां की महिलाओं को हमने स्वरोजगार देने का काम किया है, वहां की महिलाओं को आगे ले आए। 35,000 लोगों को अलग अलग जगहों पर नौकरियां दी गई हैं। ये 370 के बाद है। लाल चौक पर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जोशी साहब को जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन आज मुहर्रम का भी जुलूस निकला, 15 अगस्त का भी निकला, दिवाली का भी निकला और होली का भी निकल रहा है। ये पहले नहीं होता था। पत्थरबाज आज गायब हैं, जो सरकार वहां पर पैसा देकर लोग पत्थरबाजी करवाते थे। और यही PDPP की महबूबा जी और माननीय फारूक साहब, चलिए ये इन दावों और वादों में कितनी सच्चाई है सर, ये तो जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है, वहाँ की जनता जानती है। और जब उनका नंबर आएगा तो जाहिर तौर पे अपनी बारी का वो इंतजार कर रही है और वोट की चोट भी देगी, लेकिन ये चोट किसे देगी और सत्ता किसे सौंपेगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।